नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात राजनीति की। 2024 से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी कमर कस रहे हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी, आपको बता दें, दिल्ली में इस समय बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद हैं और प्रधानमंत्री आने वाले चुनावों को लेकर दिशा निर्देश दे सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ गई है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही उम्मीदवार तय कर लेगी। पहली सूची तो जनवरी में ही आ जाएगी। मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी लिस्ट जारी कर देगी। ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है हमारे पास। तो विपक्ष, आपको बता दें, विपक्ष ने आज सुबह 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में जो ये इंडिया गठबंधन है, इन सभी दलों ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष के नेताओं का समागम दिखा। तो दूसरी तरफ सभी दलों का आंतरिक आंकलन भी अब शुरू हो गया है। कल ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजों पर विचार विमर्श हुआ। मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेवारी, पंजाब में आपकी चुनौती, बंगाल में साथियों का चयन, गठबंधन के दलों से सीटों का बंटवारा, ममता दीदी के प्रस्ताव के मायने। और आपको बता दें, इन पहलुओं पर कई घंटे तक कल मंथन चला और कहा गया कि गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल पर गंभीरता से काम करना होगा। कल देर शाम ये सामने आया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द शुरू करेंगे और आज सुबह सामने आया कि गठबंधन में दरार की खबरों के बीच राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच फोन पर बात के जरिए से बढ़ा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से हमारे सहयोगी सुनील प्रभु ने खबर दी ये भी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात की है। बहरहाल कांग्रेस की आंतरिक चुनौतियां कम नहीं हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मध्य प्रदेश में हार का ठीकरा बताया जा रहा है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर फोड़ा गया है। तो एक और INDI गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश जारी है। वहीं राज्यों में जो घटक दलों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। लुधियाना में कल कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई। इस दौरान ज़्यादातर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आपसे गठबंधन मंजूर नहीं है। बताया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू की भी एक रैली अलग से हुई। उधर पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहती, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की ममता बनर्जी के साथ कितनी बात बन जाएगी, ये भी सवाल है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी हैं गठबंधन में शामिल। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को इससे बाहर रखना चाहता है। तो क्या चल रहा है इन तमाम विपक्ष के खेमे में, क्या क्या मजबूरियां हैं? पहले मुझे बताया जा रहा है मोहम्मद गजाली हमारे साथ मौजूद हैं और सौरभ गुप्ता भी हमारे साथ हैं। तो मोहम्मद गजाली, पहले आपसे, जो पंजाब की चुनौती कम नहीं है, कांग्रेस की चुनौतियां उसके सामने, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी है। दिल्ली में देखिए 2 मंत्री जेल में हैं, मुख्यमंत्री को ईडी के समझ जा रहे हैं, वो विपासना के लिए गए हुए हैं और ऊपर से 2024 के चुनाव सर पर आ गए हैं। तो विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हो क्या रहा है? फोटो में जी देखिए, समझना होगा कि दोनों पार्टियों की सियासत शुरू से कैसी रही है और उसी का एक फल है जो आज पंजाब में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सियासत शुरू से एंटी कांग्रेस रही है और दिल्ली में चाहे जितनी भी तालमेल की बात हो, पंजाब में जो माहौल है या जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों के जो तापमान है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। कल लुधियाना में रैली हुई जिसका जिक्र आपने किया, और आज कपूरथला में कानून व्यवस्था को लेकर फिर से कांग्रेस ने हल्ला बोल टाइप की एक रैली जो है वहां पर भी की है। और साफ साफ जितने नेता हैं उन्होंने यही कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ पंजाब कांग्रेस का रवैया या राय नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बहुत सख्त लफ्जों में और बहुत साफ लफ्जों में कई नेताओं ने ये बात कही है कि शुरू से राजनीति जो है हमारी कांग्रेस या उसके ऊपर आरोप जो लगाते रहे हैं भ्रष्टाचार के पंजाब में, तो उसको लेकर रही है। तो कहीं ना कहीं पंजाब में दोनों ही पार्टियों ने अपने दिल्ली यूनिट को, या दिल्ली में जिसको हाई कमांड कहते हैं, उसके पास ये संदेश साफ साफ भिजवाया है। पंजाब में जब सरकार गई और आम आदमी पार्टी की सरकार आई साल 2022 में, यानी पिछले साल,
तो उसके बाद कई कांग्रेस के जो पुराने मंत्री जो कांग्रेस के रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनके ऊपर करप्शन की एफआईआर हुई, उनकी धरपकड़ हुई, जेलों में रहे। और उसके खिलाफ भी एक समय पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है पिछले 1 डेढ़ साल में, कि कहते हुए कि कैसे आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार धक्काशाही कर रही है। और जो आरोप विपक्ष में कांग्रेस बीजेपी पे दिल्ली में लगाता रहा है, वही आरोप यहां पर कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी पर भी लगाता रहा है। कल एक नेता का बयान था कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। तो इतने तरह के डिफरेंसेस हैं पॉलिसी को लेकर और स्टेट में पॉलिटिक्स को लेकर, और समझना होगा कि आम आदमी पार्टी के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण स्टेट पंजाब है। इसी को वो अपना लॉन्च पैड बनाते हैं, और दूसरे कह सकते हैं कि जो एक्सपैंड द फीट करने वाली बात है कि अपने एक्सपेंशन के लिए वो पंजाब को एक मॉडल स्टेट की तरह दूसरे राज्यों में दिखाना चाहते हैं। और ऐसे में उस पे भी एक डेंट या असर पड़ सकता है, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से पहले ही अटैक शुरू हो गया है। कल भी एक प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में ही आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से साफ साफ पूछा कि क्या आप और कांग्रेस साथ हैं या नहीं। तो उसमें उनका कहना था कि हम साथ नहीं हैं, पंजाब में हम चुनाव में साथ नहीं हैं। तो दोनों की सियासत ऐसी है कि अभी दोनों ही पार्टियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। आगे दिल्ली में मीटिंग में वो क्या डिसाइड करते हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि हमें जो इनपुट्स यहाँ से नेताओं से समझने में आता है वो यही आता है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को ये बात साफ साफ कही है कि पंजाब में दोनों का गठबंधन जो है दोनों ही पार्टियों के फ्यूचर या सियासत के लिए सही नहीं रहेगा। बिल्कुल मोहम्मद गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर भी मौजूद हैं, और साथ ही सौरभ गुप्ता मुझे बताया जा रहा है कोलकाता से मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं विनोद सर के पास चलते हैं, पंजाब को समझ लेते हैं थोड़ा और गहराई से, और फिर बंगाल की ओर चलेंगे। तो विनोद सर, आपसे आपने सुना मोहम्मद गजाली को, और आप तो जानते हैं, आप सब हमें समझाइए ये कि जब दो राजनीतिक दल केंद्र में साथ नहीं रह सकते तो क्या राज्य में रह सकते हैं? और जो 2024 की चुनौती इस समय विपक्ष के सामने है, पंजाब की अगर बात करें, आप क्या देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का साथ आना, या कैसे बढ़ेंगे आगे? देखिए, ये सब डिपेंड करेगा कि कितना रेजोल्यूट, कितना दृढ़ निश्चय अरविंद केजरीवाल का है और कांग्रेस की हाईकमांड का है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकले। कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई ऐसा एक नेता है नहीं अमरिंदर सिंह के बाद जिसका वर्चस्व पूरे पंजाब में हो, और आम आदमी पार्टी के पास भगवंत मान है, और उसके बाद कोई नाम आपकी नजर में या ध्यान में आ नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि वहां पर आज के दिन, क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है और आज के दिन ज्यादातर एमपी वहां से कांग्रेस के हैं, तो एक बीच का रास्ता इनको निकालना पड़ेगा। और देखना यह है कि कितना सुचारू रूप से रास्ता निकालते हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, वहां पर तो अलायंस हो जाएगा आसानी से। दोनों के पास एक भी एमपी नहीं है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। देखिए निधि, बात यह है कि जो कमजोर लोग होते हैं ना, उनकी एकजुटता बन जाती है। आज के दिन पहले के मुकाबले आम आदमी पार्टी कमजोर है, केंद्र में उसका नेतृत्व तो कमजोर है। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं। और भगवंत मान मेरी नजर में अरविंद केजरीवाल की सलाह के बाहर नहीं जाएंगे। उसी तरह से जो लोग पंजाब के बोल रहे हैं वहां पर, वो केंद्र में जो उनका नेतृत्व है उसकी सलाह के बिना नहीं जाएंगे बाहर। अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करनी तो बात अलग है। कुछ लोगों के बारे में सुन रहा हूं कि वो बीजेपी जानने की तैयारी कर रहे हैं, तो जो जाना चाहेगा वो चला जाएगा, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ तरीका निकलेगा। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। बहुत कठिन है डगर पर घट की, ये बात भी सच है। मामला तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल जो है उसी को आसान करने का तरीका कहते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ऑफ कोलिशन तो अरविंद केजरीवाल ने पॉस्चरिंग जी पासना में जाने से पहले पॉस्चरिंग भी ठीक ठाक कर लिए कि मुझे तमाम 13 सीटें चाहिए लोकसभा की। सर, मैं आपके पास आऊंगी पश्चिम बंगाल पे आप, लेकिन पहले मैं चलती हूँ अब सौरभ गुप्ता के पास। सौरभ,
आपसे, पश्चिम बंगाल में भी ममता दीदी एक तरफ हैं, उन्होंने तो एक दिन पहले जिस तरह से कहा था कि कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं होगा, उसके बाद आपने देखा प्रस्ताव सामने आ गया, तो एक प्रश्न चिन्ह लग गया, इस पूरे तमाम सवाल उठने खड़े हो गए कि ये प्रस्ताव में क्या बिना चर्चा के ये हुआ। तो कांग्रेस एक तरफ है, साथ ही वाम दल भी वहां पे और तृणमूल भी है, वहां पे तो 3 दल एक साथ हैं। क्या चल रहा है वहां पे, जमीन पर क्या चर्चा क्या है? देखिए, कांग्रेस के बीच दो ग्रुप्स है और दोनों ग्रुप्स की अलग अलग राय है। एक ग्रुप चाहते हैं कि अलायंस हो जाए तृणमूल के साथ, कांग्रेस उस चीज से फायदे में रहेंगे। एक दूसरा ग्रुप है जो अलायंस नहीं चाहते, उनका पर्सनल इक्वेशंस है, उनको लगता है कि उनके पर्सनल जो क्षेत्र है वहां उनको अगर लेफ्ट के साथ अलायंस नहीं हुए तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और कांग्रेस के एक सेक्शन है जो लार्जर पिक्चर, जो कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप देख रहे हैं, वो उससे सहमत नहीं है और वो कह रहे हैं कि हमें टीएमसी के साथ यहां अलायंस नहीं चाहिए। ये एक ग्रुप है। एक दूसरा ग्रुप है कांग्रेस के अंदर ही है जो मानते हैं कि अगर अलायंस होता है टीएमसी के साथ तो जॉइनिंग ऑफ फोर्सेस होगा, डिवीजन ऑफ एंटी बीजेपी वोट्स नहीं होगा, कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स होगा। और ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अरिथमेटिक देखें, जो इलेक्शन अरिथमेटिक रहता है, तो ये 2 ग्रुप से अब तृणमूल की तरफ से, तृणमूल इस अलायंस के लिए तैयार है, लेकिन कब तक तृणमूल वेट करेगा ये भी एक सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत पहले ही कह दिए हैं कि हम अलायंस के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, साउंड बाइट है, टेलीविजन कैमरा के सामने उन्होंने ये कहा है। तो तृणमूल तैयार है अलायंस के लिए, लेकिन कांग्रेस अगर इतना समय ले लेता है कि कब देंगे, क्या सीट्स चाहिए, इस पे डिस्कशन डिले करते रहते हैं, तो शायद तृणमूल कुछ और डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इलेक्शन अरिथमेटिक की बात करें तो कांग्रेस का भीतर 2 ग्रुप्स है। जो प्रॉब्लम पंजाब में है वो प्रॉब्लम बंगाल में भी है। आज की हम बात कर लेते हैं, इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट था पूरा देश भर में। बंगाल में प्रोटेस्ट हुआ, कांग्रेस का एक बहुत ही छोटा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कवरेज इतना कम हुआ कि कोई बड़े नेता नहीं था वहां पे, और जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो भी नहीं था, वो दिल्ली में है, मीटिंग्स चल रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप की, सेंट्रल लीडरशिप के साथ। तो ये सारी चीजें कांग्रेस का प्रॉब्लम्स है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि ये अलायंस होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये कहा है, जैसे हमने रिपोर्ट किया है, कि व्हाई नॉट मेक एडजस्टमेंट्स विद रीजनल पार्टीज। तो जरूर इस पे बातचीत हो रही है और सीट्स के मामले में तृणमूल के साथ कुछ नेगोशिएशंस होगा। रायगंज सीट कांग्रेस चाहते हैं, तृणमूल शायद दे भी सकते हैं। तो ये सारे इंडिविजुअल सीट्स को लेकर, मालदा मुर्शिदाबाद में जहां कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां सीट्स को लेकर थोड़ा नेगोशिएशंस की जरूरत भी होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका। और अब विनोद शर्मा सर, आपसे, जो ये पश्चिम बंगाल के साथ अगर आप स्थिति देखें, ममता दीदी ने जो प्रस्ताव दिया उससे कुछ सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन बहरहाल उन पे अगर मरहम भी लगाया जाए और एडजस्टमेंट किया जाए, आपका क्या आंकलन? देखिए, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने इंडिया अलायंस की मीटिंग में खारगे साहब का नाम कोऑर्डिनेटर और प्रधानमंत्री फेस के रूप में प्रपोज किया। उस पर कोई फैसला नहीं हुआ अभी, और खारगे साहब ने बोला कि जब तक आंकड़े नहीं है इस बात पे चर्चा की क्या जरूरत है, ये तो बेबाक चर्चा है, बेमतलब चर्चा है। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो पंजाब में बड़ी भारी मात्रा में माइनॉरिटी दलित वोट है, और उसी तरह से वेस्ट बंगाल में बड़ी मात्रा में दलित वोट है। और अगर जब इन दोनों ने खारगे साहब का नाम लिया है तो इसके पीछे कोई इनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो होगी। ये बात सच है कि वहां पर त्रिकोणीय अलायंस मुश्किल है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगी, और वो ये भी जानती हैं कि कांग्रेस के साथ जाएंगी तो पहले भी दोनों पार्टीज को फायदा हुआ है इससे, और अब भी फायदा हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लेफ्ट का वहां पर इशू है उसमें दिक्कत होगी, और उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं बिना लेफ्ट को अनॉय किए,
और लेफ्ट कितना अकोमोडेटिव होता है वहां पर, उस पर सारा निर्भर करेगा। मैं समझता हूं कि 3 प्रदेशों के मामले केंद्र में आके सुलझाए जा सकते हैं अगर ये लोग सुलझाना चाहते हैं तो। वेस्ट बंगाल, पंजाब और यूपी कुछ हद तक, और दिल्ली। दिल्ली का तो मैं समझता हूं कि तय हो जाएगा मामला 4-3 या 5-2 पे। लेकिन पंजाब में कुछ कठिन परिस्थिति है, लेकिन पंजाब में भी अगर ये मिल के लड़ेंगे दोनों, तो आज के दिन चूंकि अकाली दल नहीं है, अकाली दल का वर्चस्व खत्म हो गया है, तो इनकी लड़ाई सीधी बीजेपी से होगी, बिल्कुल सर, जिसका आज के दिन एस्पेक्ट्स जी आपसे 2 और एस्पेक्ट समझने। एक है मध्य प्रदेश का। अब सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा गया, जो हवाले से खबर आई सूत्रों के, भाई कमलनाथ पर इसका हार का ठीकरा फोड़ा गया है। आपका क्या असेसमेंट है? जीतू पटवारी को वहां पे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उसका स्वागत किया गया है, यंग ब्लड आया है। मध्य प्रदेश की चुनौती, एक कह रहे थे कि जब जीती हुई बाजी थी जो कांग्रेस ने हारी है, क्या असेसमेंट आपका, जो सीडब्ल्यूसी से जानकारियां निकल कर आई? देखिए, बात यह है कि ये बात सच है, मैं तो मध्य प्रदेश में था 8-10 दिन, और मैंने वहां कैंपेन नजदीकी से देखा, और मैं कमलनाथ साहब से भी मिला और दिग्विजय साहब से भी मिला और फग्गन सिंह कुलस्ते से भी मिला। मैं ये मानता हूं कि वहां पर जो कांग्रेस का कैंपेन था वो शिथिल था। वहां पर कांग्रेस ने जिस तरह से जिन मुद्दों पे कैंपेन करना चाहिए था, वो मुद्दों पे कैंपेन कांग्रेस ने नहीं किया। और कमलनाथ जी के मुकाबले में शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों ने इलेक्शन, शिवराज सिंह ने इलेक्शन को मध्य प्रदेश में अपने अपने कामकाज पे एक रेफरेंडम बना दिया था, और ये जो जीत हुई है इसमें बड़ी बड़ी भारी हिस्सेदारी शिवराज सिंह चौहान की। और उसी तरह से ये जो कांग्रेस की हार हुई है, इसमें भारी हिस्सेदारी कमलनाथ जी की है, क्योंकि वो ज्यादा सलाह मशवरा करके फैसले नहीं ले रहे थे और उनका कैंपेन शिथिल था। अंत में सर एक और सवाल संक्षेप में। अब शाम तक ये खबर आई कि राहुल गांधी की शायद फोन पर बात होने की बात चल रही है नीतीश कुमार से। हम सब जानते हैं जिस तरह से प्रस्ताव आ गया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई है नीतीश कुमार से। जो वो बात हुई, वो एंगल जरा वो समझा दीजिए, क्या वहां पर कुछ संभला है क्या? ये कांग्रेस का दायित्व है कि अगर कोई अलाए अपसेट है बड़ी पार्टी होने के खातिर, फोन करके ये मनमुटाव दूर करने चाहिए। इसी तरीके से कोalition चलती है, सलाह मशवरे से। नीतीश कुमार एक सीनियर और वेटी लीडर हैं, उनका अपने इलाके में दबदबा है, बड़े नेता हैं वो, और उनसे बात करने में खारगे साहब को क्या हर्ज है और राहुल गांधी को क्या हर्ज है? बिल्कुल। वो तो आदमी जो है वो इतने बरस से मुख्यमंत्री है और उसने राजनीति के कई पहलू देखे हैं, तो जितनी ज्यादा बातचीत इनमें आपस में होगी उतना फायदा होगा अलायंस को। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और हमें कुछ चीज़ें गहराई से समझाने के लिए, जो जिस तरह से 2024 से पहले राजनीति बढ़ रही है। धन्यवाद आपका। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। आपको ले चलते हैं चुनावी तैयारियों की तरफ। लोकसभा चुनावों में अब महज कुछ महीने बचे हैं और अभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहे हैं। देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रतीकों से वोट साधने के तरीके यूं तो हैं पुराने, लेकिन इनको बेहद प्रभावी माना जाता है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों को साधने के लिए बीजेपी ऐसे ही एक प्रतीक का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के वोट बैंक की राजनीति हमेशा चर्चा में रही है। जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को माना जाता है और उनके परिवार की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल अभी भी जाटों की सबसे पसंदीदा पार्टी मानी जाती है और इसके मुखिया हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करके जाटों के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश में जुट गई है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच रहे हैं।
साथ ही वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के गढ़ में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की राजनीतिक चौधराहट को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक जाट शैक्षणिक संस्थान भी बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जाटों के इतिहास के विषय में एक ऑथेंटिक जानकारी देना है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि फेसबुक पर कुछ भी जानकारी अपलोड कर दी जाती है, उससे इतर जो जाटों का वास्तविक इतिहास है उसके विषय में एक ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी, ताकि जाट इतिहास के विषय में और साथ में किसान इतिहास के विषय में भी आने वाली भावी पीढ़ी को पता चल सके। बात करें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की, तो मुरादाबाद मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 6 सीटें गंवा दी थी। ऐसे में अब फिर से लोकसभा का चुनाव होना है और योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचकर न सिर्फ जाटों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, बल्कि पिछले बार जो खराब प्रदर्शन मुरादाबाद मंडल में हुआ था उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद मंडल में जाट और मुस्लिम वोटों की बहुतायत है, इसलिए ये क्षेत्र बीजेपी के लिए हमेशा चुनौती भरा रहा है। 2022 के चुनाव से पहले हुए किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से जाटों की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई। किसान बिल तो केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन जाटों का दिल नहीं जीत पाई। अब चौधरी चरण सिंह के बहाने बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है, लेकिन सभी समाज के लोगों को साथ जोड़ करके चलती है। हम सभी महापुरुषों को, जो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज जीवन के लिए अपना योगदान दिया है, उनको सम्मान देने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सभी महत्वपूर्ण नेता ऐसे महत्वपूर्ण मूर्तियों के उद्घाटन में, अनावरण के कार्यक्रमों में रहते हैं। हमने कभी जाति के आधार पर विचार नहीं किया। बीजेपी की ये कोशिश लोक दल को रास नहीं आ रही है। उसका आरोप है कि बीजेपी को अगर चौधरी चरण सिंह का सम्मान करना है तो उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। साथ ही 12 तुगलक मार्ग के आवास को स्मारक बनाने की भी घोषणा करनी चाहिए। उसके हिसाब से ये सब बीजेपी के चुनावी पैंतरे हैं। किसानों में जाटों की बात आप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाटों के लिए बहुत चिंतित है। जाटों को आरक्षण देने की बात करें, उनको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? किसानों को मूल्य नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। जब पहलवानों पर का धरना चल रहा था, उस समय इनको जाटों की याद नहीं आई थी। अब इनको जाट याद आ रही है जब चुनाव आ रहे हैं, 2024 के चुनाव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई उपाय किए। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जाट समाज से आते हैं, कुछ मंत्री भी हैं, कुछ विधायक भी हैं जो जाट समाज से आते हैं। लेकिन क्या चौधरी चरण सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जाटों को लुभा पाएगी? ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों से मिल जाएगा। अपने सहयोगी तनिष्क और विनीत के साथ रणवीर, एनडीटीवी, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों ने गुरुवार को सेना के 2 वाहनों पर हमला किया और इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए और 3 घायल हुए हैं। एनआईए की टीम हमले की जगह पर पहुंची हुई है, वहीं तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस हमले को लेकर गांव वालों से पूछताछ भी हो रही है। सेना के अनुसार दोपहर में सेना के 2 वाहन सैनिकों को ऑपरेशनल साइट पर लेकर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने फायरिंग की। आयुष्मान भारत कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। इलाज के लिए तय की गई रकम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख हो सकती है। साथ ही संभावना इस बात की भी है कि स्कीम में 39 करोड़ लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जिनका कोई हेल्थ स्कीम नहीं है। इलाज को लेकर बिहार से आया ये परिवार एम्स के बाहर फुटपाथ पर पड़ा है। शादीशुदा बेटा साल भर से बिस्तर पर है। हाथ से लेकर पैर तक शरीर का बायां हिस्सा काम नहीं कर रहा। 6 महीने से दिल्ली में है। पास में आयुष्मान कार्ड है, लेकिन इलाज लंबा चलेगा और खर्च मोटा आएगा। लंबा इलाज चलता है तब ना इलाज चलता है। अखनी तो 6 महीना से आके बैठल है पर पैसा आयुष्मान पर बढ़ जाता है तो ठीक होता है। लंबा इलाज चलते अखनी कितना दिन चलेगा तब ना ठीक होगा। खुशी वाला बात होती बढ़ जाती। हाँ, खुशी वाला बात होती बढ़ जाती।
उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का ये परिवार भी एम्स में इलाज के लिए आया है। पिता को ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर कैंसर तक का अंदेशा जता रहे हैं, लिहाजा इलाज के लिए जरूरत मोटी रकम की होगी। लंबा खर्चा तो होगा ही, अगर 10 लाख हो जाएगा तो हम लोग जैसे लोगों के लिए ज़्यादा सही होगा। इतना खर्चा होगा क्या पता, अभी तक तो काफ़ी खर्चा हो चुका है, चेकअप वगैरह लेके सारा तो चेकअप ही हो रहा है। और अगर 10 लाख हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। कितना खर्चा आएगा क्या नहीं आएगा, डेली तो पैसा ही लग रहा है। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए आयुष्मान योजना में फिलहाल 12 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों को समाहित करने की योजना है। संसदीय समिति ने इलाज के लिए खर्च को बढ़ाने की सिफारिश की है। सिफारिश के मुताबिक कई जटिल बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख की रकम काफी नहीं। मध्यम वर्गीय परिवारों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर तो हैं, पर गंभीर बीमारी के इलाज कराने में समर्थ नहीं। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हो या फिर चुनावी साल में ऐलान, पर अगर ऐसा हुआ तो बीमारी से जूझ रहे परिवारों की मुश्किल होगी आसान। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बात अब बिहार की करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल शाम को दिल्ली से पटना एक फ्लाइट में आए थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी साथ में थे, लेकिन पटना पहुंचने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव ने उनसे कहा है कि अब तेजस्वी यादव को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। इस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आइए सुनिए। बेकार की काटपटी की बातें हैं उनकी, और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे। तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि जाते टाइम जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, और गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि हमको मटन कब खिलाइएगा। तो हमारे पिता ने बोला आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे। तो यही बात हुई उनसे। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलवाते हैं 27 वर्षीय स्विस महिला विद्या फिलिपोन से, जो भारत आई अपनी मां को तलाशने के लिए, जिन्होंने उन्हें पैदा होने के 4 दिन बाद ही मिशनरीज में छोड़ दिया था। स्विस जोड़े ने उनको गोद ले लिया, पर स्विस अथॉरिटीज से संपर्क में आकर वो बीते 10 सालों से अपनी असली मां को ढूंढने में जुटी हुई हैं। 27 साल की विद्या फिलिपोन बीते 10 सालों से मुंबई शहर में अपनी सगी मां को तलाश रही हैं। इस तलाश के लिए विद्या को अपनी मां का सिर्फ सरनेम कामली और पता दहिसर ही मालूम है। उनके पास कोई और खास जानकारी नहीं। फिलिपोन का जन्म 8 फरवरी 1996 को हुआ था। उनकी मां ने उन्हें मुंबई के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में छोड़ दिया था। वहां से उन्हें 1997 में एक स्विस जोड़े ने गोद लिया और बाद में स्विट्जरलैंड ले जाया गया। 2013 से उन्होंने स्विस अथॉरिटी से संपर्क कर जानकारी जुटानी शुरू की और कुछ जानकारी हाथ लगते ही रावलपाड़ा, दहिसर और मुंबई में अपनी जड़ें तलाशने के लिए इसी साल 17 दिसंबर को भारत पहुंच गयी। पर मां का पता अब अस्तित्व में नहीं और जिस जगह मां ने छोड़ा था वहां भी मदद नहीं मिल सकी। मैं पिछले 10 साल से अपनी जन्म देने वाली मां की तलाश में हूँ। मेरे पास उनका जो पता था तो मैं वहाँ गई, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब मेरी माँ वहाँ पर नहीं रहती हैं। मैं स्विस लोगों जैसी नहीं दिखती हूँ, इसलिए अपनी जन्म देने वाली माँ को ढूंढना चाहती हूँ ताकि मुझे मेरी पहचान का पता चल सके। विद्या फिलहाल दिल्ली में है, पर उम्मीद बंधी है कि वो एक दिन अपनी माँ को जरूर ढूंढ लेंगी। लेकिन मैं उन्हें ढूंढने का प्रयास जारी रखूंगी। एडवोकेट अंजलि पवार मेरी मदद कर रही हैं। अडॉप्टी राइट्स काउंसिल की निदेशक एडवोकेट अंजलि पवार विद्या को उनकी मां ढूंढने में सहायता कर रही हैं। अंजलि मीडिया से मदद की अपील कर रही हैं। हम मीडिया की मदद लेके हम सबसे अपील करना चाहते हैं, सारे मुंबईकर्स या जिनको मालूम है, एक कामली सरनेम है फैमिली का और वो पांडे चौल में रावलपाड़ा दहिसर एरिया में रहते थे 1996 के दरमियान। तो अगर किसी को कुछ मालूम है तो वो संपर्क करे और विद्या को अपनी माँ से मिलवाने के लिए कुछ मदद करे। विद्या बड़ी हिम्मत बांधकर लौटी हैं। निश्चय मजबूत है और उम्मीद बंधी है सोशल मीडिया के उस दौर से जहां एक जानकारी ढूंढिए तो 100 मिलती है। दिल्ली से शुभांग के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
बात उत्तर प्रदेश की अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले आज उसका ट्रायल रन हुआ। एक विमान रनवे पर उतरा। सिविल एविएशन की टीम फ्लाइट में मौजूद रही। उनकी निगरानी में एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर उतारा गया। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को होने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाने वाले हैं। दिल्ली और अयोध्या के बीच कमर्शियल उड़ानें आपको बता दें 6 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। इसके बाद 11 जनवरी से अहमदाबाद से भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी और 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होना तय है। ट्रायल रन था, ये 320 का ट्रायल रन था और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ और काफ़ी बेहतर तरीके से इसमें तैयारी भी हम लोगों ने करी थी और एयरपोर्ट पूरी तरह हमारा तैयार है, सेफ है, सुरक्षित है और इसमें ट्रायल में सब कुछ बेहतर रहा है और आगे हम लोग बहुत आशान्वित हैं और हमारे फ़्लाइट्स भी 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इनॉग्रल फ़्लाइट्स है, 6 तारीख से हमारा कमर्शियल फ़्लाइट शुरू होगा और 10 तारीख से फिर कंटिन्यूस रूप से फ़्लाइट आएगी और मल्टीपल लोकेशंस के लिए फ़्लाइट्स आ रही है। और आपको बता दें गुरुग्राम से खबर आ रही है, यहाँ पे गद्दों के गोदाम में आग लग गई है। आग काफ़ी ज़बरदस्त बताई जा रही है। आग बुझाने के लिए दमकल मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के इलाके की हैं। गद्दों के गोदाम में ये आग लगी है।